पाठ के लिए श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ। दादा, आप पाठ आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 4th August 1945, পেজ নাম্বার 9900। আর্য ভারতের বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে উল্লেখ করে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, এমন সুন্দর ব্যবস্থা ছিল আমাদের। आर्य भारतवर्ष के वैशिष्ट्य को उल्लेख करते हुए श्री श्री ठाकुर जी कहने लगे, इतना ही सुंदर व्यवस्था थी हमारे आर्य भारतवर्ष में। প্রত্যেক বর্ণের বেস্ট উৎকৃষ্ট যারা, তারা যেন সবসময় নিরূপিত হয়ে সবার চোখের সামনে বিরাজ করতেন। हर एक वर्ण के बेस्ट जो उत्कृष्ट हैं, उन्हें हमेशा ही चुनकर लाया जाता था और सबके आंखों के सामने वो विराज करते थे। এদের মধ্যে বেস্ট শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি হতেন রাষ্ট্রপতি, প্রিমিয়ার উইথ হিজ ক্যাবিনেট, সপারিষদ প্রধানমন্ত্রী, সবসময় যেন প্রাকৃতিক বিধানে স্থিरीकृत হয়ে থাকতো। इनमें से जो बेस्ट यानी कि श्रेष्ठ थे, वो होते थे राष्ट्रपति, प्रीमियर विथ हिज कैबिनेट, सपरिषद प्रधानमंत्री। मानो जैसे कि हर वक्त प्राकृतिक विधान से ही ये स्थिरीकृत हुआ रहता था, কোনো দিনই লোকের অভাব হতো না। নেক্সট বেস্ট, পরবর্তী শ্রেষ্ঠ সবসময় মোতায়েন থাকতেন। किसी भी दिन लोगों की कोई कमी नहीं होती थी। जो नेक्स्ट बेस्ट यानी कि परवर्ती श्रेष्ठ है, वो हमेशा ही तैनात रहते थे। আর এই ভালোর বিচার এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা, এবিলিটি, সামর্থ্য ও সার্ভিস সেবা দিয়ে যে পিপলের লোকের জন্য যতখানি করেছে, যার ডেমনস্ট্রেটেড অ্যাবিলিটি সামর্থ্যের পরিচয় যত বেশি, সেই তত বড়। और ये अच्छाई का परिचय और विचार या एक्सपीरियंस यानी कि अभिज्ञता, एबिलिटी यानी कि सामर्थ और सर्विस यानी कि सेवा देकर जो लोगों के लिए जितना करते थे, और जिनकी डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी यानी कि सामर्थ्य का परिचय जितना ज्यादा, उतना ही वे बड़े होते थे। স্মল স্পেয়ারে, সামান্য ক্ষেত্রে যাদের এবিলিটি ডেমনস্ট্রেটেড, যোগ্যতা প্রমাণিত হতো, তাদেরই হায়ার অ্যান্ড বেটার স্কোপ, আরো উন্নত उत्कृष्ट सुযোগ देवा होतो। स्मॉल स्पेयर यानी कि सामान्य क्षेत्र में जिनकी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि योग्यता प्रमाणित होती थी, उन्हें हायर और बेटर स्कोप यानी कि और ज्यादा उन्नत और उत्कृष्ट मौका दिया जाता था। এখনো ইউবিতে, ইউনিয়ন বোর্ডে ডেমনস্ট্রেটেড এবিলিটি, সামর্থ্যের পরিচয় দেখে উপযুক্ত যারা, তাদের ডিবিতে, জেলা বোর্ডে এবং ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে চান্স, সুযোগ দেওয়াই আমাদের উচিত। अभी भी यूबी में यानी कि यूनियन बोर्ड में डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी यानी कि सामर्थ्य का परिचय देखकर सही जो हैं, उन्हें डीबी यानी कि जिला बोर्ड में और उसी के साथ साथ क्रम अनुसार बृहत्तर क्षेत्र में चांस यानी कि मौका देना ही चाहिए हमें। বর্ণ বৈশিষ্ট্যটা বজায় রাখা উচিত, নচেত বৈশিষ্ট্যবান মানুষের অভাব হয়। वर्ण वैशिष्ट्य को बनाए रखना चाहिए, नहीं तो वैशिष्ट्यवान मनुष्य का अभाव होता है। বর্ণানুমোদিত কর্মের ভিতর দিয়ে ছাড়া মানুষ ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হতে পারে না। जो वर्ण अनुमोदित कर्म है, उसके सिवाय मनुष्य ब्राह्मणत्व के अधिकारी नहीं होते हैं। এই ব্রাহ্মণ হলো সর্বপূজ্য এবং তারাই নরমাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ম্যান, মানুষের সহজ প্রতিনিধি, যাকে বলে বৈশিষ্ট্য। यही ब्राह्मण होते हैं सर्व पूज्य और वे ही नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन यानी कि मनुष्य के सहज प्रतिनिधि होते हैं, जिसे कहा जाता है वशिष्ठ। वशिष्ठ একজন নয়, বহু वशिष्ठ ছিলেন। वशिष्ठ एक नहीं थे, वो अनेक थे। বৈশিষ্ট্য মানে পারফেক্ট কন্ট্রোলার অফ হিজ প্যাশনস অ্যান্ড পিপল, বৃত্তি নিচয় এবং জনগণের সুসম্পন্ন নিয়ন্তা। वशिष्ठ का मतलब है परफेक्ट कंट्रोलर ऑफ हिज पैशन एंड पीपल, বৃত্তি নিচয় और জনগণকে সুসম্পন্ন নিয়ন্তা। আমাদের সমাজ বিধান এমন ছিল যাতে বৈশিষ্ট্যের অভাব হতো না। हमारी समाज व्यवस्था ऐसी ही थी कि वशिष्ठ की कोई अभाव नहीं होती थी।
সম্মুখ মানুষের উন্নতি নিয়ামক এই বর্ণাশ্রমকে ভেঙে দিচ্ছিল। মানুষের বুদ্ধি বিভ্রম জন্মিয়ে তাদের বিপথে পরিচালিত করে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনছিল। सम्मुख मनुष्य के उन्नति के नियामक इस वर्णाश्रम को तोड़ रहा था। मनुष्य के बुद्धि विभ्रम करके उन्हें विपथ में परिचालित करके समाज को विशृंखल कर रहा था। किंतु गीताया छे न बुद्धि भेदं जनयत अज्ञानम कर्म संगिनाम। लेकिन गीता में कहा गया है न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिनाम। তাই সম্মুখের যত জন্য এত বড় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। और इसीलिए सम्मुख के लिए इतना बड़ा कठोर শাস্তি का व्यवस्था की गई थी। আমরা একতরফা কথা শুনি, তাই সম্মুখের অপরাধ আমাদের চোখে পড়ে না। हम एक तरफा बात सुनते हैं, इसलिए सम्मुख के अपराध हमारे आंखों में नहीं आता है। কিন্তু শাস্ত্র বলছে রাজার প্রধান কাজ হলো বর্ণাশ্রম রক্ষা। এটা এতই মুখ্য জিনিস। लेकिन शास्त्र में कहा गया है राजा का मूल कार्य है वर्णाश्रम को रक्षा करना। ये इतना ही मुख्य चीज है। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने नित्य दिन की भांति जो है ठाकुर जी का जो आलोचना प्रसंग का जो चयनित पाठ है उसका बांग्ला में पढ़ करके जो है और हिंदी में स्पष्ट तरीके से उसका जो अनुवाद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जो कुछ विशेष पॉइंट्स है, ऐसे तो सभी पॉइंट्स यहाँ पर जो है एक भी लाइन छोड़ने की बात नहीं यहाँ पे। यहाँ पर जो है ठाकुर जी जो है आर्य भारत की व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे देश में पहले बहुत सुंदर व्यवस्था थी। प्रत्येक वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो लोग सबसे श्रेष्ठ और योग्य होते थे वे समाज के सामने पहचान के साथ रहते थे। उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ होता वही राजा या प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च पद पाता था। और जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि लोगों की कमी कभी नहीं होती थी, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट जो है दूसरे नंबर के लिए योग्य लोग हमेशा तैयारी में रहते थे। और योग्यता का मूल्यांकन कैसे होता था? अनुभव, क्षमता और सेवा के आधार पर होता। जिसने समाज के लिए जितना अधिक किया हुआ उतना बड़ा माना जाता था। और जो ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को सही रूप में बनाए रखना चाहिए, नहीं तो विशिष्ट गुणों वाले मनुष्य कम हो जाते हैं। वर्ण के कार्य का पालन किए बिना कोई ब्राह्मणत्व का अधिकारी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो है ब्राह्मण की जो परिभाषा ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो सबका पूजनीय हो और मनुष्य का सामान्य प्रतिनिधि हो, जिसे विशिष्ट कहा गया है, वशिष्ठ कहा गया। वशिष्ठ कोई एक व्यक्ति नहीं थे, कई वशिष्ठ हुए हैं। वशिष्ठ का अर्थ है जो अपनी इच्छाओं और जनता दोनों पर नियंत्रण रखना जानता हो। और हमारे समाज की व्यवस्था ऐसे भी कि वशिष्ठ लोग जैसे योग लोग कभी नहीं कम पड़ते थे। और यहाँ पर जो सम्मुख वर्ड यूज हुआ है, सम्मुख, हम वर्णाश्रम व्यवस्था को तोड़ रहा है, वह लोगों को भ्रमित करके गलत रास्ते पर ले जा रहा है, जिससे समाज में अवस्था और व्यवस्था फैल जाता है। इतना कहकर मैं जो आज के जो सीक्वेंस उसमें थोड़ा चेंज हुआ है आलोचक में। जो सबसे पहले जो आलोचना करेंगे श्रद्धे सूरज अग्रवाल दादा, आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु। ठाकुर जी आज जो हम लोग पाठ किए उसमें ठाकुर जी हमारे आर्य वैशिष्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। देखिए ये तो हम लोग मानते हैं, मतलब मैं तो मानता हूँ कि जो एंशियंट इंडिया जो कहा जाता है, जो आर्य भारतवर्ष की समाज व्यवस्था थी, वो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत उन्नत थी। मतलब आज से इतने इतने सालों पहले मोहनजोदारो और हड़प्पा के जो सभ्यताएं को हम अगर टटोलते हैं, बहुत कोई तो इस विषय में पढ़ाई किए भी हैं कि उस समय में जिस तरीके से समाज व्यवस्था थी, एक उन्नत समाज व्यवस्था, मतलब इतने सुंदर तरीके से बर्तन वगैरह बनाने की कलाकृति,
कपड़े कलर करने की कलाकृति, ये सारे चीज़ों से ये प्रतीत होता है कि उस समय में इंसान कितना मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद इंसान कितना पारदर्शी थे और कितना ज़्यादा उन्नत थे। अगर इससे भी पहले थोड़ा पहले अगर हम जाते हैं, तो उस समय में आप सोचिए, मतलब ये मैं कभी-कभी सोचता हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। जो मतलब कभी पूरे इसमें मतलब ब्रह्मांड में कोई गए नहीं है, कोई रॉकेट साइंस था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो जो ये जो मतलब ग्रह नक्षत्र किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर कैसे भूगोल हम वह कहते हैं भूगोल, भूगोल शास्त्र। ये भूगोल शास्त्र जो है ये कैसे मतलब भू का मतलब है पृथ्वी और गोल मतलब बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी जो ये है मतलब कोई यान के, किस तरह से ये पता चल गया कि भूगोल है। आप मतलब समझ रहे कि कितना ये है कि कितना ज़्यादा ये मतलब उन्नत व्यवस्था थी कि लोग बिना कहीं जाकर ये पता लगा सकते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये चीज़ मैं कभी-कभी बहुत आश्चर्य होता हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी एक एंशिएंट एलियन करके एक धारावाहिक आया करता था। तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो एपिसोड्स थे, उसमें एंशिएंट इंडियन जो कल्चर है, एंशिएंट इंडियन जो स्क्रिप्ट ये है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के बारे में जो सब बातें की गई है, वो आज के तुलना में बहुत बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का था। तो ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हर एक वर्ण का जो वे बेस्ट जो थे, उन्हें चुना जाता था समाज में। ठीक है? मतलब हर एक वर्ण का मतलब वर्ण तो 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इसको भी जो इसका भी एक वैशिष्ट्य था जिसकी वजह से उन्हें ये सारे वर्ण दिए गए थे, उनके कर्म के अनुसार। क्योंकि ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो है ज्ञान का प्रदान। वो ज्ञान के अधिकारी होते हैं और समाज को उस ज्ञान से मतलब उस समाज को उस ज्ञान से वो क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। सबको इस तरीके से वो ज्ञानी कर देते हैं कि वो अपने वैशिष्ट्य के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब देश जो है या तो फिर एक समाज, उसको रक्षा करने के लिए कोई तो चाहिए। क्योंकि हमेशा कहीं न कहीं सुरक्षा का एक सवाल तो आ ही जाता है। तो उस समय में जो लोग इतने हिम्मतवर होते थे, जिनके अंदर इतना साहस रहता था, जो युद्ध कौशल में पारदर्शी होते थे, वो इन समाज व्यवस्था को और इस प्रदेश को वो प्रोटेक्ट करते थे। तो ऐसे कार्य में जो लिप्त होते थे, उन्हें क्षत्रिय का जो है वर्ण दिया गया। अब समाज व्यवस्था ठीक रखने के लिए आय उपाय तो होना चाहिए। लोग जो है जो चीज़ें उगाते थे या फिर जो चीज़ें बनाते थे, हमने सुना है बार्टर सिस्टम। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बार्टर सिस्टम से आया है। तो ये जो विनिमय प्रथा या तो फिर ये जो एक मैं कुछ उगा रहा हूँ और लोगों के सेवा में, नॉट फॉर अर्निंग। पहले की समाज व्यवस्था में जो हम ट्रेड एंड कॉमर्स को हम देखते हैं, तो वो एक दूसरे के चाहिदा पूर्ति मतलब एक दूसरे के सेवा के लिए ये काम को किया जाता था, विद एन इंटेंशन टू सर्व। और रिवार्ड के तौर पे वो प्रॉफिट कमाया जाता था। मतलब कि तुमने मेरे ज़रूरत को पूरा किया, तो इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है यहाँ से जब ऐसे कुछ संप्रदाय के लोग ये काम को सबसे ज़्यादा करने लगे और उस काम में वो पारदर्शी हो उठे, तो उन्हें वैश्य का रूप दिया गया। और समाज में ये व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो मेहनत वाले काम हैं, मतलब काबर कष्ट करके मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो
काम करने में बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्यवान थे, या फिर जो मेहनत करने में पारदर्शी थे, उन्हें शूद्र का जो है रूप दिया गया। तो ये एक समाज व्यवस्था के 4 पिलर है, 4 स्तंभ है। इनमें से कोई भी स्तंभ को अगर हम इग्नोर कर देंगे, तो समाज व्यवस्था जो है वो टूट जाएगी। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक वर्ण में जो बेस्ट होते थे, उन्हें चुना जाता था। उन्हें उस पर्टिकुलर संप्रदाय या तो फिर उस पर्टिकुलर प्रदेश के उन्हें मुखिया बनाया जाता था, ताकि समाज व्यवस्था एक सही इंसान के हाथ में रहे और वो समाज की उन्नति के लिए और भी ज्यादा तत्पर रहे। तो ऐसे जो प्राकृतिक विधानों से ये चीज किया जाता था, प्राकृतिक विधान से, क्योंकि गुरुकुल जो है, गुरुकुल एक ऐसा व्यवस्था थी जहाँ पे बच्चों को 12 साल की उम्र में दीक्षा देकर और उपनयन करके उन्हें भेजा जाता था, और उन्हें हर एक किस्म के काम को करना पड़ता था। मतलब वहां पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं था कि तुम लकड़ी नहीं काटोगे, तुम झाड़ू नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे सब मिलकर ये काम एक साथ करते थे। क्यों? ताकि वो हर एक काम को सीख पाए, हर एक मतलब जब जीवन जब वो बिताएंगे गुरुकुल से बाहर आके, तो वो सारे चीजों पे इस तरह पारदर्शी हो उठे कि कोई भी अभाव के समय में वो एक त्राणकर्ता बन के समाज के सामने खड़े हो जाए। तो उस समय में हमेशा ये चीज का भी ध्यान रखा जाता था, सक्सेशन प्लानिंग, कि मेरे बाद कौन। क्योंकि एक समाज को इतने अच्छे तरीके से रूप देने के बाद अगर उस समाज को एक गलत इंसान के हाथ में दे दिया जाए, तो इतने सालों की मेहनत जो है वो पानी हो जाती है। तो इसके लिए सक्सेशन प्लानिंग तभी से बहुत जबरदस्त किया जाता था। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उस दिनों में लोगों की कोई अभाव नहीं होती थी। जो नेक्स्ट बेस्ट होता था, वो हमेशा तैनात रहता था। ये निर्धारित रहता था कि इनके बाद इसको जो है ये पर्टिकुलर चीजों को चलाने की, संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो वो इंसान को शुरुआत से उसी तरीके से ट्रेन किया जाता था, उसी तरह से उनकी शिक्षा की दी जाती थी, ताकि ये जो समाज व्यवस्था है उसमें कोई गड़बड़ी ना आए। और इसके लिए नेक्स्ट जो इंसान है वो हमेशा तैयार रहता था। और ये सारे चीजें जो है वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता था, कैसे वो सक्सेशन प्लानिंग में जो नेक्स्ट जो होने वाला है वो कैसे डिसाइड किया जाता था। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर और सर्विस के ऊपर। जो इन 3 चीजों में सबसे ज्यादा लोगों के लिए क्या करता था, जिनके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी, मतलब ये प्रदर्शित करने की प्रतिभा जिसके अंदर जितना ज्यादा होता था, उसी को सर्वोच्चम सर्वोत्तम माना जाता था। हमारे सामने हमारे इतिहास को अगर हम टटोल के देखेंगे, ऐसे बहुत सारे राजा महाराजाओं का, ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है उदाहरण हम देख पाते हैं, जहां पे इन्हीं सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके, इन्हीं सारी चीजों को एक बोलते हैं ना पराकाष्ठा रखकर, एक मेजरेबल पॉइंट रख के उनको समाज की व्यवस्था दी जाती थी। ये हमारे इतिहास में हम देख सकते हैं, अनगिनत ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस किस तरह मिलेगा कि वो इंसान सबसे ज्यादा लोगों के लिए सोच पाता है या सोचता है, उसके सामर्थ्य को किस तरीके से टटोला जाए, उसके सर्विस माइंडेड जो एक उसका थिंकिंग प्रोसेस है वो है या नहीं है, वो है तो कितना है, वो कैसे करके पता किया जा सकता है, कैसे ये डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उसे एक स्मॉल स्पेयर दिया जाता था, एक एक छोटा कोई एक जिम्मेदारी दी जाती थी कि तुम ये करो और मुझे बताओ। तो जब छोटे पैमाने में उसे ये योग्यता दी जाती थी जिम्मेदारी, तो उस छोटे पैमाने में वो अपने योग्यताओं को प्रमाणित करने के लिए अपने डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स के द्वारा, एबिलिटी के द्वारा, उस पर्टिकुलर जो एक छोटा सा जिम्मेदारी दी गई, उसको वो बेस्ट तरीके से करने की प्रयास करते थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा और बेहतर परफॉर्मेंस करते थे, उनको उसके बाद बड़े जो जिम्मेदारी है वो दी जाती थी। और ये एक क्रम अनुसार होता था। ऐसा नहीं कि अचानक से तुमने एक परफॉर्म अच्छा किया तो दूसरा परफॉर्मेंस
तुम्हें ज्यादा दे दिया गया, नहीं, ये क्रम अनुसार हुआ करता था। और कंटिन्यूअसली उसका असेसमेंट भी होता था, जो आज हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोसेस या फिर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये जो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं, 360 डिग्री जो अप्राइजल सिस्टम है, ये हमारे समाज व्यवस्था में आर्य भारतवर्ष में कब से था। पीयर रिव्यू, ठीक है, एम्प्लॉयर्स रिव्यू, या फिर ऐसे जो भी चीजें हैं, ये बहुत सालों पहले से हमारे भारतवर्ष में, हमारे कृष्टि में ये चीज को हमने हमने देखा है, ये दर्शाया गया है। और धीरे 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 उस पर्टिकुलर बेस्ट इंसान को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एक समाज की परिचालना। तो ये जो चीज है, ये हमेशा वर्ण वैशिष्ट जब बना हुआ रहता है, तब ये चीज संभव हो पाता है। आज के जमाने में सबसे बड़ा जो एक तकलीफ का बात है, वो है वृत्ति की चोरी। वृत्ति की चोरी का मतलब ये होता है कि मैं जो मेरे वैशिष्ट के अनुसार मुझे जो काम करना चाहिए, जो काम करके मैं मेरा पेट की पूर्ति करूंगा, मैं वो काम को छोड़ के मेरे वैशिष्ट के बाहर जो है, मैं उस काम को अपने जीवन निर्वाह का एकमात्र पद चुन ले रहा हूँ, और वहीं पे मैं फेलियर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे वैशिष्ट के अनुसार मैं काम तो कर नहीं रहा हूँ। जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो उस वैशिष्ट के अधिकारी है, जो उस वैशिष्ट से संपन्नशाली है, वो शायद से कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जीविका से वो हाथ धो बैठ रहा है। जिसके वजह से आज देखिए, कितना भी हम लोग, कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए, लेकिन अभी भी हम एक बात से कभी खुद को नकार नहीं सकते हैं कि हम इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज हम कितने पीछे हैं। मैं परसों एक ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लैंग्वेज के बारे में। तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर था, वो आईआईटी कानपुर से, वो आईआईटीएन है, और वो उस सेशन को ले रहा था। वो एक मुद्दा उठाया कि एआई, मशीन लैंग्वेज, ये तो काफी सालों पहले से हमारे भारतवर्ष में भी था, लेकिन इस बात को इतना क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, या फिर कोई भी एक इंडियन कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो मशीन लैंग्वेज में अभी भी उभर कर क्यों नहीं आया। तो उसका जवाब ये था कि हमने इन बातों को कभी इतने इम्पोर्टेंस के साथ सोचा ही नहीं, हम हमेशा लेट कर देते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये जो ये जो सब तो व्यवस्थाएं थी, लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं आ पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट। तो हमारे लिए हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे माइंड सेट। हमारे अंदर जो बिलोंगिंगनेस है, बिलोंगिंगनेस टू वन, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं एक केंद्रिक, ये जो बिलोंगिंगनेस जब हमारे जीवन में आता है, तो हम सुकेंद्रिक होते हैं। जब हम सुकेंद्रिक होते हैं, तो हम हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना शुरू करते हैं। हम हमारे वैशिष्ट को, हमारे खुद के जो वैशिष्ट है, उसको हम लोग जानना शुरू करते हैं। जब हम हमारे वैशिष्ट को जानना शुरू करते हैं, तो मेरा जन्मगत वैशिष्ट और हमारे आचरणगत वैशिष्ट, ये दो वैशिष्ट होते हैं। तो ये जन्मगत वैशिष्ट और आचरणगत वैशिष्ट को हम हमारे जीवन के साथ अलाइन करना शुरू करते हैं। जब हम हमारे जीवन में ये अलाइनमेंट लाते हैं, तो हमारे जीवन में वृद्धि होती है। हम हमारे अंदर के जो एट्रीब्यूट्स है, जो ट्रेड्स है, उसको हम इस तरह से अलाइन कर पाते हैं, ताकि मैं सही एक जीविका को मैं अपना पाऊं, या फिर मैं एक सही जीवन शैली को अपनाते हुए आगे बढ़ूं। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वशिष्ठ एक नहीं थे, वशिष्ठ अनेक थे। वशिष्ठ का मतलब ठाकुर जी यहाँ पे क्या बोले, परफेक्ट कंट्रोलर ऑफ हिज पैशंस एंड पीपल। जब मैं इन जन्मगत वैशिष्ट और आचरणगत वैशिष्ट को जब हम लोग क्रम अनुसार अलाइन करते हैं, तब हम हमारे पैशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम हमारे आजू बाजू के लोग हैं, समाज है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जय गुरु लेकिन दादा। ये कम संभव कैसे होता है, वो संभव होता है जब हमारे जीवन में एक जीवंत आदर्श रहते हैं, जो हमारे आचरणगत वैशिष्टों को अलाइन करते हैं, हमारे जन्मगत वैशिष्टों को हमसे परिचित करवाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक वैशिष्ट की अभाव है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं।
यही कहकर मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। बहुत